बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी योर बायोलॉजी टीचर मोहम्मद बिलाल। हमने डिस्कस किया था एंजाइम्स के बारे में, जो कि हमने नया चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स। और हमने उसमें एंजाइम की एक्टिविटी, उसके शेप्स के बारे में और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। क्या होता है कि अगर एक एंजाइम हमारे जिस्म में वर्क करता है तो उसको स्पीड अप करने के लिए या फिर उसको रोकने के लिए कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, कि एंजाइम एक्टिविटी को स्पीड अप करते हैं या फिर उसको रिटार्ड कर देते हैं या फिर उसकी स्पीड को डिक्रीज़ कर देते हैं। तो आज हम उन्हीं फैक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और वो फैक्टर्स जो कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमारे पास और उनकी क्या क्या फंक्शनिंग होती है हमारे पास, वो एंजाइम पे उनका कैसे असर होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे यहाँ था। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम पहले फैक्टर्स की तरफ, जो कि हमारे यहाँ है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि सबस्ट्रेट क्या होता है। अगर नहीं मालूम तो मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको नोहा हो जाए कि अगर मैं एंजाइम का शेप बनाऊँ, कुछ इस तरह का था एंजाइम का शेप। हमारे का शेप ये थी हमारी एक्टिव साइड, ये थी हमारी एलोस्टेरिक साइड, ठीक है। तो सबस्ट्रेट इसको हम कहते हैं जो कि एंजाइम में आके बैठे और एंजाइम उसको यूटिलाइज करके उसको प्रोडक्ट में चेंज कर दे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है कि अगर किसी बॉडी में हमारे यहाँ प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है या फिर लिपिड की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसको जल्दी पाने के लिए प्रोटीन क्या करेगा, इस जगह पे आके बैठ जाएगा। तो ये मिसाल तौर प्रोटीन का मॉलिक्यूल है तो वो यहाँ पे आके बैठ जाएगा और एंजाइम क्या करेगा, इसको ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देगा ताकि वो जल्दी हमारे बॉडी पार्ट तक पहुँच जाए, उसकी नीड को पूरा कर दे, ठीक है। तो इस वजह से जब ये प्रोसेस होगा तो हमारे यहाँ ये क्या है, एंजाइम है, और जो प्रोटीन हमारे यहाँ आया था वो कहलाएगा सबस्ट्रेट। हो गई बात क्लियर। सबस्ट्रेट आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि सबस्ट्रेट क्या होता है। तो बात करते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की, कि ये हमारे यहाँ एंजाइम एक्टिविटी पे कैसे असर करती है। तो सीधी सी बात है, अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएं, मतलब कि अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो इसके मिले जुले एक और पॉइंट भी आपको बता देता हूँ कि अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएं, आपको समझाऊंगा कैसे। अगर इसी मिसाल को आप देखें कि मैं यहाँ पे एक और एंजाइम बना देता हूँ, तीसरा चौथा 4 एंजाइम बना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसका सबस्ट्रेट अलग है, इसका सबस्ट्रेट अलग होगा, इसका सबस्ट्रेट अलग होगा, इसका सबस्ट्रेट अलग होगा। क्या होगा कि जब 4 होंगे ये, अगर ये 7 हैं, मीन्स हमारे यहाँ 7 सबस्ट्रेट हैं, तो क्या होगा, ये इसमें आगे बैठ जाएगा, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, तो ये 4 हो गए फुल, ठीक है। अब जब तक ये चारों यूटिलाइज नहीं हो जाते, कन्वर्ट नहीं हो जाते प्रोडक्ट में, तब तक इन तीनों को वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो मैंने एक 5वां और एंजाइम बना दिया, तो क्या करेगा, ये वाला जो है इस एंजाइम में आके बैठ जाएगा। मैंने छठा एक और एंजाइम बना दिया, तो ये वाला इसमें आके बैठ जाएगा। मैंने 7वां भी एंजाइम बना दिया, तो ये वाला इसमें आके बैठ जाएगा। तो क्या हुआ कि इनको वेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैंने एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया और ये जो 3 हमारे यहाँ लाइन में वेट कर रहे थे वो उन तीनों के पास चले गए, और उसी टाइम में 7 जो हमारे सबस्ट्रेट थे एट ए टाइम हमारे यहाँ चेंज हो गए प्रोडक्ट में। हो गई बात क्लियर कि एंजाइम कंसंट्रेशन में आपको यही समझा रहा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन के, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपने याद रख लेनी है कि एंजाइम कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन अप टू द लिमिट। अप टू द लिमिट का क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे यहाँ 7 सबस्ट्रेट मौजूद हैं, मैं अगर 8वां एंजाइम बना दूं तो इसका मतलब होगा यहाँ पे नहीं ना, क्योंकि सबस्ट्रेट ही हमारे यहाँ 7 हैं जो कि हर एक के पास है, तो 8वां एंजाइम आने की क्या ज़रूरत है। मीन्स अब हम एंजाइम की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ा सकते। हो गई बात क्लियर। अब बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये हमारे यहाँ ऐसे भी वेस्ट जाएगा, क्योंकि जिन 7 को ही काम करना है, एक एक करके सब इसी में ही यूटिलाइज हो जाएंगे और प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। हो गई बात क्लियर। और बात करते हैं आगे
सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की, तो वो भी हमारे यहाँ क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन के, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन के। ये कैसे, चलिए बढ़ते हैं आगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की तरफ। अच्छा, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सबस्ट्रेट ज़्यादा थे। अगर इसी मिसाल को हम ले लें कि हमारे पास 4 सबस्ट्रेट हैं, ये मसलन ये 4 सबस्ट्रेट हैं हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ 7 एंजाइम मौजूद हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 2 3 4 हमारे यहाँ ये 4 सबस्ट्रेट हैं और हमारे यहाँ 7 एंजाइम मौजूद हैं हमारे यहाँ। तो क्या होगा, ये वाला इसमें बैठ जाएगा, ये वाला इसमें बैठ जाएगा, ये वाला इसमें बैठ जाएगा और ये वाला इसमें बैठ जाएगा। तो 3 हमारे यहाँ क्या हैं, फ्री है, मीन्स अभी भी ये काम कर सकते हैं। हो गई बात क्लियर। तो क्या होगा कि हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे, मीन्स 3 और सबस्ट्रेट लाएंगे जो कि इनके साथ आ जाएंगे। तो क्या होगा, मीन्स जहाँ पे हमारे यहाँ 4 यूटिलाइज हो रहे थे वहाँ पे हमारे 7 हो जाएंगे। तो बढ़ गया और जल्दी भी हो गया, और हमारे ने उम्मीद लगाई थी एंजाइम से वो हमें ज़्यादा भी मिल गया। मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, मीन्स जहाँ पे जिस टाइम में हमें 4 मिल रहे थे उसी टाइम में हमें 7 मिल रहे हैं। हो गई बात क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपने याद रख लीजिए, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, एक ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं कि मैं आपको समझाता हूँ, इसी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के रिलेटेड है ये वाला ग्राफ। तो यहाँ पे है हमारे यहाँ सबस्ट्रेट और यहाँ पे हमारे यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ रही है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। तो हम क्या करेंगे, इनका एक सीधा सा ग्राफ होता है, 90 डिग्री एंगल पे सीधा सीधा ग्राफ होता है इनका। कि मैं यहाँ पे पहले सबस्ट्रेट की लाइनें लगा देता हूँ, 10 20 30 50। हो गई बात क्लियर। तो होगा क्या कि जितना हमारे यहाँ सबस्ट्रेट है रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही चलेगा, मीन्स बढ़ता जाएगा। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हम बढ़ाते जाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन की जो हमारे यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी बढ़ता जाएगा। तो कुछ इस तरह हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ को समझने की कोशिश करें, हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जा रहा है। फिर यहाँ पे अच्छा, इसमें हमने क्या समझा कि जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। कैसे, मैंने कहा था अप टू द लिमिट, ये दोनों क्या हैं, अप टू लिमिट। लिमिट को मैंने समझाया कि लिमिट जब आ जाती है तो वो रिएक्शन रुक जाता है, वहाँ पे ना सबस्ट्रेट बढ़ाने की हमें कोई ज़रूरत है ना एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाने की। अगर बढ़ाएंगे तो वो हमारे यहाँ फजूल जाएंगे ऐसे ही, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ कैसा ग्राफ बना, ये देखिए स्ट्रेट लाइन का बना। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, हमारे 90 डिग्री एंगल होती है, इतना तो आपको पता ही है, ठीक है। हो गया बात क्लियर। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। यहाँ पे आके बात करते हैं, ये एक ऐसी पॉइंट है जहाँ पे हम अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो उसी स्पीड से चलने वाला है। यहाँ पे हमारे यहाँ ग्राफ का जो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक कर्व आ जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या समझाया। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन अप टू द लिमिट। अप टू द लिमिट की मैंने यहाँ पे बात करी कि अगर हम सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, लेकिन अप टू द रीचेबल लिमिट वो हमारे यहाँ चेंज हो जाता है और उसी स्पीड से चला जाता है। चाहे आप सबस्ट्रेट हमारे यहाँ 1000 में क्यों ना ले जाएं, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे यहाँ वही स्पीड में चला जाएगा, क्योंकि एंजाइम हमारे यहाँ मौजूद हैं। एंजाइम उतने ही है जितने हमारे यहाँ सबस्ट्रेट थे, एंजाइम उससे भर गए हैं, और जब तक पहले वाले सबस्ट्रेट फारग नहीं होंगे तब तक दूसरे वाले नहीं आएंगे, और इस तरह हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा नहीं, उसी स्पीड से चलेगा। हो गई बात क्लियर। तो ये था सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का। उसके बाद हमारे यहाँ दूसरा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या होगा, टेम्परेचर, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे यहाँ एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करने में। तो टेम्परेचर की अगर बात करें तो ये भी हमारे यहाँ क्या होता है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर टेम्परेचर 100 पे चला गया तो एंजाइम वहाँ पे वर्क नहीं कर सकता, एंजाइम वहाँ पे यूजलेस हो जाता है, डीनेचर हो जाता है, ठीक है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंजाइम हमारे यहाँ फ्रीज हो जाता है, वहाँ पे भी हमारा एंजाइम कोई काम नहीं करता। तो उम्मीद करता हूँ आपको टेम्परेचर समझ में आया होगा। और टेम्परेचर से रिलेटेड हमारे यहाँ एक और अहम पॉइंट है कि यहाँ पे ऑन एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपने याद रख लेना है, ऑन एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन, ये बात आपने याद रख लेनी है, एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड। हो गई बात क्लियर? तो क्या होगा, अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, 20 बढ़ाएंगे तो 4 टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे यहाँ टेम्परेचर का काम खत्म हुआ यहाँ पे। और जो हमारे यहाँ तीसरा हमारे यहाँ फैक्टर है जिसे हम कहते हैं पीएच, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये इसका क्या काम है कि पीएच हमारे यहाँ ऑप्टिमम होनी चाहिए। एंजाइम हमेशा ऑप्टिमम पीएच में वर्क करते हैं, अदरवाइज़ वो किसी भी पीएच में काम नहीं करने वाले, ठीक है। तो कि पीएच हमारे यहाँ कुछ रेयर मूवमेंट्स में चेंज होती है, अक्सर चेंज नहीं होती, तो इसको हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं करना। उसके बाद बात करते हैं इनहिबिटर्स की। कुछ ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जो कि हमारे यहाँ एंजाइम को फंक्शन करने से रोकते हैं। कौन कौन से इनहिबिटर्स हैं, चलिए बात करते हैं आगे। इनहिबिटर्स की, इनहिबिटर्स का मतलब ये है कि रोकने वाले, मींस एंजाइम को एक्टिविटी को रोकते हैं कुछ 2 तरीक़ों से। कि कौन कौन से तरीके हैं वो 2, चलिए बढ़ते हैं आगे। कि जो इनहिबिटर्स हैं हमारे यहाँ वो 2 किस्म के हैं। एक होते हैं हमारे यहाँ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, एक होते हैं हमारे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। दोनों में क्या फ़र्क है कि अगर मतलब समझें इन लफ्ज़ों का, मैंने क्या कहा कि लफ्ज़ों का मतलब समझें, तो कॉम्पिटिटिव मीन्स जो मुकाबला करे, नॉन कॉम्पिटिटिव मीन्स जो मुकाबला ना कर सके, पीठ पीछे वार करे। हो गई बात क्लियर? वर्ड से ही जाहिर है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स वो जो सामने से आके वार करें, सामने से आके लड़ें और एंजाइम की एक्टिविटी को रोकें। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स वो होते हैं जो कि पीठ पीछे से वार करें ताकि एंजाइम की एक्टिविटी को रोक सकें। तो चलिए बढ़ते हैं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हमारे यहाँ कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंजाइम का एक फिर से आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखें, ये हमारा क्या था, एलोस्टेरिक साइट था, ये एक्टिव साइट है। हो गई बात क्लियर? तो एक्टिव साइट में क्या होता है हमारे यहाँ, ये सबस्ट्रेट आके बैठ जाता है ताकि एंजाइम इसको यूटिलाइज करके प्रोडक्ट में चेंज करे और हमारी बॉडी उससे फ़ायदा उठाए, ठीक है। यही था ना हमारे यहाँ। तो ये क्या होगा कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स मीन्स ये क्या करेगा, कुछ इस तरह आएगा, मीन्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी बना के दिखा देता हूँ कि ये मिसाल के तौर पे ये हमारे यहाँ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमारे यहाँ पे आके बैठ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ये यहाँ पे आके बैठ गया, सही है। तो सबस्ट्रेट क्या होता है कि वो एंजाइम से रिलेटेड ही आता है। सबस्ट्रेट हमेशा उसी किस्म का आता है जिस टाइप की हमारे यहाँ एक्टिव साइट होती है। मीन्स यहाँ पे अगर एक्टिव साइट इस किस्म की है तो सबस्ट्रेट हमारे यहाँ ऐसा आएगा, ठीक है। अगर एक्टिव साइट हमारे यहाँ इस किस्म की है तो सबस्ट्रेट भी हमारे यहाँ ऐसा आएगा, ठीक है। मतलब जैसे फिट हो जाए पूरा का पूरा एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट, उसी तरह के ये इनके पेयर्स होते हैं, कुछ खास पेयर्स होते हैं, ठीक है। उस वजह से जो हमारे यहाँ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या करेगा, यहाँ से आके एक्टिव साइट में बैठ जाएगा और जब सबस्ट्रेट आएगा तो उसको जगह नहीं मिलेगी, वहाँ पे नहीं बैठ सकता, तो वो एंजाइम फंक्शन नहीं कर सकेगा और उसकी एक्टिविटी रुक जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो कि डायरेक्ट हमारे यहाँ एक्टिव साइट में आके हमला करता है और ये हमारे यहाँ रिवर्सिबल प्रोसेस है। मीन्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या होगा कि ये हमारे यहाँ हट भी जाता है ताकि फिर से एंजाइम काम कर सके, ठीक है। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की बात करते हैं कि फिर से मैं एंजाइम का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये हमारा एक्टिव साइट, ये हमारा एलोस्टेरिक साइट। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या करेंगे, यहाँ पे आके बैठ जाएंगे। मीन्स
मैंने आपको बोला था पीठ पीछे वार करेंगे। तो यहाँ पे आके जब बैठ जाएंगे तो यहाँ से एंजाइम का क्या होगा, स्ट्रक्चर बदल जाएगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्योंकि इसको यहाँ से ये पुश करेगा, सॉरी पुल करेगा, तो ये यहाँ पे इस तरह का बन जाएगा। और जब सबस्ट्रेट आएगा इसकी टाइप का तो वो वहाँ पे फिट नहीं हो पाएगा और एंजाइम की एक्टिविटी रुक जाएगी, ठीक है। और ये हमारे यहाँ इरिवर्सिबल होता है, मीन्स अगर ये एक बार बैठ गया तो वो फिर कभी नहीं निकलता है यहाँ से। हो गई बात क्लियर, इरिवर्सिबल प्रोसेस, सही है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत ही क्लियर और सादा सा टॉपिक था, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, जो कि हमने इसमें सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की, टेम्परेचर, पीएच और इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर क्लियरली समझ में आया होगा। और हमने एमडीकेट के ही हवाले से जो कि बातें की हैं, ताकि आपको एमडीकेट में कोई दिक्कत ना आए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।